हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? तो ये हमारा रिवीजन सीरीज का थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम आज करने वाले हैं हमारा 9th चैप्टर ग्रेविटेशनल मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। ओके, पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि सर्कुलर मोशन के लिए सबसे जरूरी क्या होता है बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हेल्प करती है सर्कुलर मोशन को बनाए रखने के लिए। ठीक है, जैसे ये स्टोन है, स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो इस स्ट्रिंग के थ्रू स्टोन पे क्या लग रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस स्टोन को सर्कुलर मोशन में घुमा रही है। किसी भी मोमेंट पे जब ये स्ट्रिंग टूट जाएगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगना बंद, और उस केस में स्टोन जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करेगा। ठीक है, और सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जो ट्राजेक्ट्री है वो तो फिक्स है सर्कुलर, लेकिन जो वेलोसिटी है वो चेंज होती जा रही है हर एक पॉइंट पे। यहाँ पे वेलोसिटी अलग होगी, अगले पॉइंट पे अलग होगी। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड सेम है वेलोसिटी का, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है। ऐसे ही हमारे अगर यूनिवर्स की बात करें तो अर्थ के सराउंडिंग में मून चक्कर काट रहा है सर्कुलर पाथ में। अर्थ हमारी सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में चक्कर काट रही है। इन सब का जो सर्कुलर मोशन है वो किस वजह से हो पा रहा है? क्योंकि इनके बीच में आपस में एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है बच्चों। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स आई कैसे? ठीक है, यहाँ तो हमने स्टोन को स्ट्रिंग के थ्रू पकड़ा हुआ था। ठीक है, तो स्ट्रिंग पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही थी, लेकिन यहाँ तो अर्थ और मून के बीच में कोई स्ट्रिंग ही नहीं है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कैसे कर रही है? ओके, कोई भी दो बॉडीज जिनका कुछ मास है, ठीक है, वो दोनों बॉडीज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, और इस अट्रैक्टिव फोर्स को ही हम क्या बोलेंगे बच्चों? सेंट्रीपिटल अट्रैक्शन। और इसकी हेल्प से एक बॉडी दूसरी बॉडी के अराउंड सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है? जो अर्थ और मून जो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ये अट्रैक्टिव फोर्स किसका काम कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स का। और उस वजह से मून जो है अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है, अर्थ सन के अराउंड रोटेट कर रही है, ऐसे ही सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, और जो ये अट्रैक्शन है बच्चों, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ये यूनिवर्सल है। कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। ओके, और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये सेंटर टू सेंटर लगती है। ठीक है, अर्थ का सेंटर, मून का सेंटर, सेंटर से सेंटर ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एक्ट करती है। और न्यूटन का जो थर्ड लॉ था, क्या था थर्ड लॉ? कि एक बॉडी दूसरी बॉडी पे जितना फोर्स लगाती है, दूसरी बॉडी फर्स्ट बॉडी पे भी उतना ही फोर्स लगाएगी, और अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ये फोर्स। ठीक है, तो जितना फोर्स अर्थ ने लगाया मून पर, ठीक है, यानी कि जिस फोर्स से अर्थ ने मून को अट्रैक्ट किया, मून भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगा सेम मैग्नीट्यूड के साथ, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी? दोनों फोर्सेस की अपोजिट। अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला देखें ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो क्या बनता है बच्चों? F इक्वल्स टू जी इंटू एम बाय डी स्क्वायर। कैपिटल एम क्या है? एक बॉडी का मास, स्मॉल एम दूसरी बॉडी का मास। ठीक है, दो बॉडीज ली हमने ए और बी, ए का मास कैपिटल एम, बी का मास स्मॉल एम। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या होती है बच्चों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास प्रोडक्ट m इंटू एम, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो d है, तो d का जो स्क्वायर होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स। यानी कि हमारी फोर्स क्या आई बच्चों? m इंटू एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएँगे, तो हमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी देना पड़ेगा। ये है हमारा जी। जी को बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट, और जी की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर।
किसने दी थी ये वैल्यू? हेनरी कैवेंडिश ने। तो अगर अर्थ और मून सिस्टम की बात करें, जो कि आपकी बुक में एग्जांपल 9.1 है, तो अर्थ का मास क्या होता है? 6 × 10⁻24 केजी। मून का मास 7.4 × 10⁻22 केजी। और अर्थ और मून के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। तो फोर्स क्या होगी? G इंटू एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। सारी वैल्यूज पुट कर दो। G की वैल्यू हमें पता है, कैपिटल एम अर्थ का मास पता है, स्मॉल एम मून का मास पता है, दोनों के बीच में डिस्टेंस d पता है। तो फोर्स जो आएगी बच्चों वो आ जाएगी 2 × 10⁻20 न्यूटन। ओके, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चों, इन्हीं की वजह से हम अर्थ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं। ओके, क्योंकि अर्थ ने हमें अपनी ओर पकड़ के रखा हुआ है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होती तो हम स्पेस में उड़ रहे होते इस टाइम पे, सर्वाइव ही ना करते। ऐसे ही ये अर्थ के अराउंड में हमारा जो मून है वो चक्कर काट पा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है और सर्कुलर मोशन में मून चक्कर काटता रहता है मून के सराउंडिंग में। बाकी प्लैनेट्स सन के अराउंड चक्कर काटते रहते हैं, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स बनेगी किन्हीं 2 प्लैनेट्स के बीच में वो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्ट करेगी। और जो हाई टाइड्स बनते हैं वो भी इसी वजह से बनते हैं, ठीक है? जो मून है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो समुद्र की लहरों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है जिससे हाई टाइड्स बनती है। अगर बात करें हम फ्री फॉल की, ठीक है? हमारे पास 2 चीज़ें हैं बच्चों, एक तो ये पंख है और दूसरा ये स्टोन है, फीदर एंड स्टोन। तो आपको पता होगा कि पंख जो है वो बहुत ही हल्का होता है, स्टोन भारी होगा। जब हम इक्वल हाइट से जो जब दोनों को एक साथ गिराएँगे, ठीक है? तो स्टोन तो धड़ाम से नीचे आके गिरेगा और जो पंख है वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे नीचे आके गिरेगा। ऐसा ही होता है, दोनों में फ्री फॉल हो रहा है, लेकिन एक का फ्री फॉल एकदम से हो गया, दूसरे का फ्री फॉल धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हो रहा है। जबकि अगर हम यही सेम एक्सपेरिमेंट क्लोज़ एनवायरनमेंट के अंदर करें। क्लोज़ एनवायरनमेंट का क्या मतलब है कि अंदर हमने क्या कर दिया, वैक्यूम बना दिया। अब अंदर कोई भी हवा प्रेज़ेंट नहीं है। अब हम स्टोन और पंख को एक साथ एक हाइट से नीचे गिराते हैं, तो हम क्या देखेंगे कि दोनों एक साथ ही नीचे आके गिरेंगे, सेम टाइम पे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब बाहर ओपन एनवायरनमेंट में जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब पंख के ऊपर एक एक्सटर्नल फ़ोर्स एक्ट कर रही थी। वो एक्सटर्नल फ़ोर्स क्या थी? वो थी एयर रेजिस्टेंस, ठीक है? यहाँ पे बाहर में क्या है? एयर प्रेज़ेंट है। एयर रेजिस्टेंस लगाएगी। वो रेजिस्टेंस तो स्टोन पे भी लगाएगी और पंख पे भी लगाएगी। लेकिन स्टोन का मास ज़्यादा होने की वज़ह से उसपे जो एयर रेजिस्टेंस है, वो उतना इफ़ेक्ट नहीं डाल पाता। लेकिन पंख का मास जो है वो बहुत ही हल्का है, तो उस वज़ह से जो उसपे एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, वो मतलब बड़ा हो जाता है अमाउंट में। तो उस वज़ह से पंख तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे नीचे आएगा और स्टोन एकदम से नीचे आके गिरेगा। जबकि वैक्यूम में एयर रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या एक्ट कर रहा है? फ़ोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है? ये किस वज़ह से आया? ग्रेविटेशनल फ़ोर्स की वज़ह से आया। जब दोनों पे सेम फ़ोर्स एक्ट कर रहा है, तो दोनों सेम टाइम लेंगे नीचे तक पहुँचने में। गैलीलियो ने ये हाइपोथेसिस दी थी कि जो एक्सेलरेशन होता है बॉडी का, वो इंडिपेंडेंट होता है मास के। यहाँ पे जैसे वैक्यूम में हम बात करें, तो वैक्यूम में केस में क्या है, पंख का मास क्या है, बहुत ही कम है और स्टोन का मास बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी दोनों एक साथ नीचे पहुँच रहे हैं, ठीक है? तो दोनों का सेम एक्सेलरेशन रहा होगा तभी एक साथ नीचे आ रहे हैं। तो एक्सेलरेशन है किसी भी बॉडी का वो इंडिपेंडेंट होता है मास के। लेकिन कब? जब वो वैक्यूम में हो, उसपे कोई और फ़ोर्स एक्ट ना कर रही हो, तब। अगर कोई और फ़ोर्स भी एक्ट करेगी तब ये चीज़ वैलिड नहीं रहेगी। अब कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? जी,
तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये अर्थ है हमारी और यहाँ पे कोई बॉडी है हमारी, ऑब्जेक्ट स्मॉल है। तो अर्थ जो है इस बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, ठीक है? और न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि कितना फोर्स लगेगा? फोर्स इक्वल्स टू ma। यहाँ पे a क्या है बच्चों? g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है बच्चों? F इक्वल्स टू g, कैपिटल G इंटू mm बाय आर स्क्वायर। और न्यूटन्स फोर्स क्या होती है? F इक्वल्स टू mg। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो mg इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू mm बाय आर स्क्वायर। यहाँ से स्मॉल m हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या बनेगा? G इंटू कैपिटल M बाय आर स्क्वायर। कैपिटल M क्या है बच्चों? मास ऑफ द अर्थ। R क्या है बच्चों? रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है? तो जितनी ज़्यादा रेडियस होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी। रेडियस कम तो ग्रेविटी ज़्यादा। तो अर्थ आप लोगों को पता होगा कि राउंड ना होके ओवल शेप में, ये हमारे क्या है? पोल्स, नॉर्थ और साउथ। तो पोल पे हमारी रेडियस क्या है बच्चों? कम है। और इक्वेटर पे हमारी रेडियस क्या है? ज़्यादा। ठीक है? तो जहाँ रेडियस ज़्यादा वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम। तो इक्वेटर पे हमारी ग्रेविटी क्या रहेगी? कम। पोल पे हमारी ग्रेविटी क्या रहेगी? ज़्यादा। अगर हम जी की वैल्यू निकालें बच्चों, तो फ़ॉर्मूला तो ये था, मास ऑफ अर्थ हमें पता है 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 24। आर रेडियस ऑफ द अर्थ हमें पता है। जब ये पुट कर देंगे तो हमारी जी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड वैल्यू होगी। कैलकुलेशन में हम मोस्टली 10 यूज़ करते हैं, ठीक है? क्योंकि इससे सिंपल हो जाती है कैलकुलेट करना। अब हमने काइनेमैटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी थी। क्या-क्या थी? V इक्वल्स टू U प्लस AT, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ओके? यहाँ पे अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें, तो क्या चेंज आएगा बच्चों? यहाँ सिंपल हमारा एक्सेलरेशन था, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो A की जगह हम क्या पुट कर देंगे? G। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएगी? V इक्वल्स टू U प्लस GT। ये क्या बन जाएगा? S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। और ये क्या बन जाएगा? V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2GS। ओके? और ग्रेविटी हमेशा कैसे काम करती है? नीचे की ओर। यानी कि ये अगर अर्थ है, तो हमेशा अर्थ के सेंटर की ओर हमारी क्या लगेगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है? डाउनवर्ड मोशन हो रहा है बॉडी का, तो जिस डायरेक्शन में हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, फोर्स भी हमेशा उसी डायरेक्शन में लगेगी जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, तो उसी डायरेक्शन में फोर्स। और जिस डायरेक्शन में फोर्स हो और बॉडी उसी डायरेक्शन में मोशन करे, तो हम उस चीज़ को क्या लेते हैं? पॉजिटिव। तो अगर बॉडी का डाउनवर्ड मोशन हो रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो हम जी की वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे। और अगर बॉडी मोशन कर रही हो अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों अपोजिट हो गए, तो उस वजह से हम सॉल्यूशन जब भी हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, तो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव लेके चलेंगे। ठीक है बच्चों? सिंपल है। तो आते हैं अगली चीज़ पे। मास और वेट दोनों में फ़र्क क्या है? मास होता है बच्चों मेजर ऑफ इनर्शिया, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी इनर्शिया है, कितना मास है उसका, ओके? और ये कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द यूनिवर्स, इसमें कोई चेंज नहीं आता मास में। मास एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट होती है केजी, किलोग्राम। जबकि वेट क्या होता है बच्चों? वेट होता है कि अ, अगर हम अर्थ की बात करें, ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ पे है और यहाँ पे हम उसका वेट मेज़र कर रहे हैं, तो वेट बनेगा कि
अर्थ जो है उस ऑब्जेक्ट को कितनी फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रही है अपनी ओर, ठीक है? तो W क्या बनेगा बच्चों? mg। इसमें m हमारा क्या है? मास, g हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और mg मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या बन जाएगा? वेट, ओके? और वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये वेरी करेगा लोकेशन टू लोकेशन। जैसे कि अगर हम अर्थ की बात करें, तो पोल पे हमारा g क्या होता है? ज़्यादा, इक्वेटर पे g हमारा कम। तो पोल पे जी ज़्यादा, तो उसका किसी ऑब्जेक्ट का वेट भी क्या बनेगा बच्चों? ज़्यादा। इक्वेटर पे उस ऑब्जेक्ट का वेट क्या बनेगा? कम। ठीक है? तो डिपेंड करता है ये हम किस लोकेशन पे वेट मेज़र कर रहे हैं। और इसकी एसआई यूनिट होती है बच्चों न्यूटन। नेक्स्ट आते हैं लूनार केस स्टडी, यानी कि अर्थ और मून दोनों के मास में डिफरेंस है। अर्थ का मास ज़्यादा, मून का मास कम। अर्थ की रेडियस ज़्यादा, मून की रेडियस भी कम। ठीक है? अगर हम दोनों के वेट की बात करें, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मून पे क्या वेट होगा और उसका अर्थ पे क्या वेट होगा। तो किसी ऑब्जेक्ट जिसका मास m हो, उसका अर्थ पे जो वेट होगा बच्चों वो बनेगा GE और मून पे जो वेट बनेगा बच्चों वो बनेगा GM। वहाँ GE क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ और GM क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, ठीक है? अगर हम इनका रेशियो निकालें तो स्मॉल m से स्मॉल m तो कैंसल हो जाएगा जो ऑब्जेक्ट का मास है। हमें किसका रेशियो देखना है फिर? ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, ओके? और वो आ जाएगी बच्चों, ये रेशियो आता है 0.165, ठीक है? अगर पॉइंट की बजाय अगर उस वैसे देखें तो ये रेशियो बनता है 1/6, क्योंकि मून की जो ग्रेविटी होती है बच्चों वो 6 टाइम्स वीकर होती है अर्थ की ग्रेविटी से, ओके? तो इसका मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 न्यूटन वेट है उसका अर्थ पे, तो मून पे उसका वेट बनेगा लगभग 1.67 न्यूटन, हल्की हो जाएगी वो चीज़। नेक्स्ट चीज़ बच्चों थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फ़ोर्स कितना लग रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है? जैसे कि ये हमारे पास सरफेस है, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना नेट फ़ोर्स लग रहा है, उस नेट फ़ोर्स को हम क्या बोलेंगे? थ्रस्ट। जबकि अगर हमें प्रेशर देखना हो, तो प्रेशर क्या होगा बच्चों कि ये जो थ्रस्ट है ये पर यूनिट एरिया कितना लग रहा है, कि नेट फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके? कि अगर हम इतना एरिया लेके चले, इस एरिया में कितना थ्रस्ट लगा या फिर कितनी नेट फोर्स लगी इस एरिया में, तो क्या आ जाएगा? यहाँ का प्रेशर आ जाएगा। प्रेशर की जो यूनिट होती है बच्चों ऐसा यूनिट वो होती है पास्कल। 1 पास्कल को हम बोल सकते हैं 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर बात करें हम, प्रेशर को हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तो हम ऐसे फ्लैट सरफेस पे भी लगा सकते हैं और दूसरा हम ऐसे एज वाले पार्ट पे भी लगा सकते हैं। तो फ्लैट सरफेस पे जब लगाएँगे तो बच्चों क्या हो जाएगा कि यहाँ का एरिया क्या रहेगा? ज़्यादा, एज़ कंपेयर टू एज वाले पार्ट पे देखें तो एरिया क्या रहेगा? कम। और प्रेशर क्या होता है बच्चों? फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया ज़्यादा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम, ओके? और अगर एरिया हमारा कम हो तो प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों? ज़्यादा। यही यही इन्होंने करके दिखा रखा है कि एरिया अगर ज़्यादा था, तो प्रेशर कम आया, एरिया अगर कम बना तो प्रेशर ज़्यादा बन गया, सेम फ़ोर्स के लिए, ठीक है? यही सेम टेक्नीक यूज़ होती है जब हम किचन में सब्जियाँ काटते हैं। चाकू से कुछ भी काटो, चाकू में क्या होता है कि एक साइड हमारा जो एज है वो बिल्कुल शार्प होता है। शार्प एज होने की वज़ह से क्या हो जाएगा कि यहाँ का जो एरिया रहेगा बच्चों, वो बिल्कुल ही कम होगा। एरिया कम, तो क्या था? प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा प्रेशर यानी कि ज़्यादा फ़ोर्स लगेगी उसकी वज़ह से और जो भी चीज़ हम काट रहे हैं, वो ईज़िली कट जाएगी। ठीक है? नेक्स्ट फ्लूइड डायनामिक्स की अगर बात करें, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं बच्चों, प्रेशर हो गया, बुओयेंसी हो गई। प्रेशर तो हम अभी-अभी पढ़ के आए थे। क्या होता है? फ़ोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन लिक्विड के केस में अगर हम देखें, जैसे सॉलिड के केस में तो क्या था? प्रेशर जो है वो एरिया पे डिपेंड कर रहा है। एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम।
एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा। लेकिन अगर फ्लूइड की बात करें और फ्लूइड भी कैसा कि फ्लूइड को हमने पैक कर दिया। जैसे ये एक कंटेनर है, इसमें हमने फ्लूइड पैक कर दिया, ओके? अब इसमें एक साइड से अगर हम प्रेशर लगाते हैं, तो ये प्रेशर बच्चों इस फ्लूइड में हर जगह सेम अमाउंट में ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है? अगर हम पी प्रेशर लगा रहे हैं, तो इस लिक्विड में हर पॉइंट पे सेम अमाउंट में पी प्रेशर ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है? इसको बोलते हैं पास्कल्स प्रिंसिपल। प्रेशर इन ए कन्फाइंड फ्लूइड इज़ ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड यानी कि उसमें कोई कमी नहीं आएगी इन ऑल डायरेक्शंस हर डायरेक्शन में सेम अमाउंट में प्रेशर जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। बुओयंसी क्या होती है बच्चों? बुओयंसी होती है अपथ्रस्ट। जैसे कि ये बोतल हम पानी के अंदर डुबो रहे हैं, तो पानी जो है वो इस बोतल पे ऊपर की ओर थ्रस्ट लगाएगा। उस थ्रस्ट को हम बोलते हैं बुओयंसी। अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड ऑन एन इमर्स्ड ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट हम लिक्विड के अंदर डिप करेंगे, उस ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसको बुओयंसी बोलेंगे। और जो बुओयंसी का जो मैग्नीट्यूड होगा कि कितने अमाउंट की फोर्स लगा रहे हैं, वो डिपेंड करेगा किस पे? फ्लूइड की डेंसिटी पे। जितना ज़्यादा डेंस फ्लूइड होगा, उतनी ज़्यादा बुओयंसी लगाएगा वो। इसी बुओयंसी पे क्या एक्ट करता है बच्चों? फ्लोटिंग या फिर सिंकिंग। फ्लोटिंग मतलब कोई चीज़ तैर रही है, सिंकिंग मतलब वो चीज़ डूब गई, ठीक है? अब जैसे कि ये कॉर्क है, कॉर्क की डेंसिटी कम है एज़ कंपेयर टू लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है। तो जो लिक्विड बुओयंसी लगाएगा, अपथ्रस्ट लगाएगा, वो ज़्यादा रहेगी क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो ईज़िली वो इस कॉर्क के वेट को बैलेंस कर लेगा। तो ये जो कॉर्क है वो सरफेस पे तैरेगा, फ्लोट करेगा, ओके? तो कोई भी चीज़ फ्लोट कब करती है? जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम हो फ्लूइड की डेंसिटी से। तो इस केस में जो बुओयंट फोर्स है वो ईज़िली उस ऑब्जेक्ट को फ्लोट करवा देगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा हो एज़ कंपेयर टू फ्लूइड की डेंसिटी के, तो जो अपथ्रस्ट है वो कम रह जाएगा एज़ कंपेयर टू इसके वेट से। वेट फोर्स जीत जाएगी, बुओयंट बुओयंट फोर्स जो है वो हार जाएगी। तो वेट फोर्स नीचे की ओर लग रही है, तो वो ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर लेके आएगी और सिंक कर जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है? डूब जाएगा उसमें। नेक्स्ट बच्चों आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल। आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब कोई बॉडी या तो पूरी तरीके से डूबी हुई हो या फिर पार्शियली डूबी हुई हो किसी फ्लूइड में, ठीक है? तो उस बॉडी पे क्या लगेगा? एक अपवर्ड फोर्स लगेगा और उस अपवर्ड फोर्स को हम क्या बोलते हैं? बुओयंसी, ठीक है? तो आर्किमिडीज़ ने क्या कहा कि ये जो अपवर्ड फोर्स है, ये अगर हमें मेज़र करना हो तो कैसे करेंगे? कि ये अपवर्ड फोर्स होता है, इक्वल होता है किस चीज़ के? इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। यानी कि उस ऑब्जेक्ट ने जो पानी के अंदर डूबी है या फिर उसमें तैर रही है, तो वो क्या करेगी? अपनी जगह बनाने के लिए उसमें से कुछ पानी डिस्प्लेस करेगी। जैसे कि ये पत्थर है, पहले बाहर था, अब ये पत्थर अंदर गया पानी के, तो जब ये पानी के अंदर जा रहा है, तो जितनी वॉल्यूम इस पत्थर की है, उतनी वॉल्यूम का पानी ये हटाएगा इस जगह से, तभी तो ये इस जगह पे आ पाएगा, ठीक है? तो इसने जो पानी हटाया, वो हमने क्या किया? इस बीकर में कलेक्ट कर लिया, ठीक है? तो जितना पानी इसने हटाया, हम उसका क्या कर सकते हैं? वेट निकाल सकते हैं, ठीक है? वेट निकाल लेंगे इस पानी का, कितना पानी हटाया। तो जो वेट होगा, वो किसके बराबर रहेगा? इस पत्थर पे जो बुओयंट फोर्स लगेगी, अपथ्रस्ट, उसके बराबर रहेगा, ठीक है? ये था आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल। तो अगर ये स्टोन जब हवा में था, तब इसका जो वेट आया बच्चों वो आया 500 ग्राम। वही सेम हमें यहाँ पे दिखेगा 500 ग्राम, ठीक है? यानी कि पत्थर का वेट है 500 ग्राम। जब इस पत्थर को पानी के अंदर डुबोया, तो वेट क्या आया पत्थर का? 350 ग्राम। तो 500 माइनस 350 बच्चों क्या बना? 150 ग्राम। इतना वेट क्या हो गया? कम हो गया। अब ये वेट कौन सँभाल रहा है 150 ग्राम? ये सँभाल रहा है कौन? बुओयंट फोर्स, ठीक है? जो पत्थर पे बुओयंट फोर्स लग रही है, ये किसके बराबर रहेगी? 150 ग्राम के। यानी कि इतना वेट तो बुओयंट फोर्स ने हैंडल कर लिया। उससे ज़्यादा हैंडल हो नहीं पाया, यानी कि उससे ज़्यादा बुओयंट फोर्स नहीं थी, तो नहीं हैंडल कर पाई, तो पत्थर अंदर डूब गया, ठीक है? तो 150 ग्राम हमारी क्या एक्ट कर रही है? बुओयंट फोर्स। और जो पत्थर ने वाटर डिस्प्लेस किया,
ठीक है? उस वाटर का अगर हम वेट निकालेंगे, तो वो भी क्या आएगा बच्चों 150 ग्राम, ठीक है? जो कि बुओयंट फ़ोर्स के बराबर रहता है। और आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल पे ही बाकी ये चीज़ें काम करती हैं, जैसे कि जो शिप्स होती है, नेवल शिप्स, वो भी फ्लोट करती रहती है वाटर लेवल पे, ठीक? वो भी आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल पे एक्ट करती है। क्योंकि जो शिप की जो डेंसिटी बनेगी बच्चों, एवरेज डेंसिटी, वो कम होती है एज़ कंपेयर टू वाटर डेंसिटी के, और वो अपने वेट से ज़्यादा पानी डिस्प्लेस करती है, तो ईज़िली जो अपथ्रस्ट मिलता है उसको, वो आराम से हैंडल कर लेता है शिप के वेट को, तो वो तैरती रहती है। ऐसे ही लेक्टोमीटर जो होते हैं, वो भी आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल पे एक्ट करते हैं। लेक्टोमीटर क्या काम करता है? वो मिल्क की प्योरिटी को बताता है कि इसके अंदर कितना पानी मिलाया गया है। तो जितना ज़्यादा पानी मिलाओगे, मिल्क की डेंसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। जितनी डेंसिटी कम होगी, ये जो मीटर है, ये नीचे की ओर जाता जाएगा, ठीक है? और मिल्क जितना प्योर होगा, यानी कि जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी मिल्क की, ये उतना ही ऊपर जाएगा। तो इस मीटर की रीडिंग हमें प्योरिटी बताएगी मिल्क की कि इसके अंदर कितना पानी मिलाया है। ऐसे ही हाइड्रोमीटर जो होते हैं, वो लिक्विड की डेंसिटी को बताते हैं, ठीक है? जितना ज़्यादा डेंस लिक्विड होगा, ये उतना ही ऊपर रहेगा, और जितना लेस डेंस लिक्विड होगा, ये उतना ही नीचे की ओर चला जाएगा। तो इसकी रीडिंग लिक्विड की डेंसिटी को बताती है। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और इस चैप्टर की पूरी डिटेल्ड वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो आप वहाँ भी देख सकते हो अपने डाउट के लिए। ओके? मिलते हैं अगली रिवीजन क्लास में अगले चैप्टर के साथ।